10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं लोग, मुझे नहीं पता पढ़ते होंगे, बट उतना टाइम में फिर प्रोडक्टिविटी कम होने लगती। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पहले अच्छा नहीं किया है तो यूपीएससी में नहीं कर पाएंगे। जो उसकी डिमांड है उसको मीट करो तो हो जाएगा, किसी का भी हो जाएगा। चाहे आप किसी भी अदर कंपटीशन के रैंक 1 हो, तब हो सकता है आपका इधर ना आए, पता चले उधर ना हो इधर आपका हो। स्ट्रेटजी तो वैसे मेंस और की भी नहीं थी, सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजी तो इंटरव्यू की बनाई, उसी में सबसे ज़्यादा ख़राब मार्क्स आए। स्टैंडर्ड बुक सबको पता होता है, बस फ़र्क होता है कि कौन किसको कैसे पढ़ रहा है। डिफरेंट डायमेंशंस ऐड की जाएँ आंसर्स में, डेटा से सब्सटेंशिएट किया जाए, रिपोर्ट्स लिखी जाएँ। तो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन में एक ही पॉइंट है, उसको मैं पॉइंट में नहीं लिख सकता, उसे मुझे पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। एक स्ट्रेटजी तो बहुत भारी भरकम वर्ड लगता है ना। ऐसा पिछली बार 3-4 टेस्ट लिखे थे, इस बार भी 3-4 टेस्ट लिखे थे, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बेनिफिट हुआ। पिछली बार से ज़्यादा डायग्राम्स इस बार ऐड किए थे, थोड़ा डेटा ज़्यादा रट के गया था। मुझे याद नहीं कि कितना मैंने वहाँ पर रिप्रोड्यूस किया, पर ज़्यादा पढ़ के गया था। इस बार सा कॉन्फिडेंस रखे और थोड़े से थोड़ा सा रियलिस्ट बने। अब रियलिस्ट से मतलब ये है कि यूपीएससी अनसर्टेन है, सबको पता है कि अगर आपका नहीं निकलता है तो आप ये ना समझे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ यश चौधरी सर हैं। यश चौधरी सर का यूपीएससी में रैंक जो है वो 6th है। सर से हम बातचीत करेंगे कि सर क्या स्ट्रेटेजी क्या रही थी, जर्नी क्या थी, सर ने कौन कौन सा बुक लिस्ट वगैरह फॉलो किया था, तो इस तमाम बात करेंगे। तो यदि आप लोग मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। सर सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेसन इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए। सर आपका नाम सर एजुकेशनल बैकग्राउंड। थैंक यू। मेरा नाम यश चौधरी है और मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में आईआईटी गुवाहाटी से। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जी सर, आपका सर कौन सा अटेम्प्ट था सर, और मीडियम सर क्या रहा? मेरा मीडियम इंग्लिश था और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। जी, और सर ऑप्शनल सब्जेक्ट सर? ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी था। जी सर, आपका सर फर्स्ट से सर 3rd अटेम्प्ट सर की जर्नी सर क्या करी है, किस अटेम्प्ट सर कहाँ कहाँ तक पहुँचे थे? देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था बट एकदम मार्जिन से रह गया था, और ये 3rd अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। जी सर, यूपीएससी गलियारों में सर जब रिजल्ट आता है तो सर पीडीएफ जो होता है उसको सर होली पीडीएफ कहा जाता है। सर आपको जब 6ठा रैंक पर सर आपका नाम दिखा तो सर पहला सर आपका क्या रिएक्शन था सर, और उसको कैसे सर आपने एंजॉय किया? नहीं, मैंने पीडीएफ नहीं देखा। मेरे दोस्त ने मुझे, अभिषेक मेरा दोस्त है, लविका मेरी दोस्त है, उन्होंने मुझे बताया कि सिलेक्शन हुआ है, तो खुश थे सब लोग। मेरे साथ तो मेरे घर वाले खुश थे, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। सर बीटेक करने के बाद सर आपने सर कब डिसाइड किया कि सर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है? मैंने थोड़ा थोड़ा बीटेक में शुरू किया था। मेरा न्यूज़पेपर पढ़ना और थोड़ा थोड़ा जो बेसिक्स चीज़ें थी मैंने वहीं से शुरू किया था। उसके बाद आफ्टर बीटेक मैंने फुल फ्लेज तैयारी शुरू किया, फुल टाइम मैंने यूपीएससी के प्रिपरेशन को ही दिया। ओके सर, एकेडमी के दिनों में सर आपकी परफॉर्मेंस कैसे थी? सिविल सर्विसेज निकालने के लिए कहा जाता है क्या बहुत ब्राइट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, 10वीं में 12वीं में बहुत अच्छे परसेंटेज होंगे तो ही आप क्रैक कर सकते हैं। सर बेसिकली सर आपके परसेंटेज क्या था और पढ़ने में कैसे स्टूडेंट थे आप? पढ़ने में तो मैं ब्राइट स्टूडेंट था पहले से, और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन ऐसा भी होता है जिनको काफ़ी कम मार्क्स होते हैं, तो ये तो कहना गलत है। क्योंकि जो यूपीएससी को चाहिए वो बोर्ड में मार्क्स है, स्कूल में मार्क्स से तो कोई मतलब है नहीं। यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट्स है, पर्सनालिटी टेस्ट हो या मेंस हो, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। और जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि आईआईटी जेईई होता है, उन सब से काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर पहले अच्छा नहीं किया है तो यूपीएससी में नहीं कर पाएंगे। जो उसकी डिमांड है उसको मीट करो तो हो जाएगा, किसी का भी हो जाएगा। चाहे आप किसी भी अदर कंपटीशन के रैंक 1 हो, तब हो सकता है आपका इधर ना आए, पता चले उधर ना हो इधर आपका हो जाए। वो तो मिक्स चीज़ें हैं सर। ओके सर, अब हम स्ट्रेटेजी की थोड़ी सी सर बात करेंगे। सर प्रीलिम्स के सर आपके लिए प्रीलिम्स के सर आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया, और खास कर सर बुक लिस्ट वगैरह क्या था सर आपका? देखिए, पहली चीज़ तो प्रीलिम्स के लिए कोई ग्रैंड स्ट्रेटेजी नहीं थी कि ऐसा भाई कोई एकदम परफेक्ट कोई स्ट्रेटेजी बना के और फोड़ाफाड़ी मचा दिया, वैसा तो कुछ था नहीं। अपना वही सब जो करते हैं, कुछ मॉक टेस्ट दे देते थे, कुछ जो बेसिक बुक्स हैं उनको पढ़ लेते थे, बस वही करते थे यार। ऐसा तो कुछ था नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेटेजी बनाई हो प्रीलिम्स की। स्ट्रेटेजी तो वैसे मेंस और की भी नहीं थी, सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजी तो इंटरव्यू की बनाई, उसी में सबसे ज़्यादा ख़राब मार्क्स आए। सर कितने थे इंटरव्यू में? मेरा इस बार 154 मार्क्स है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था आपने, मैं भूल गया। सर दूसरा क्वेश्चन सर ये है कि प्रीलिम्स के सर स्पेसिफिक सर बुक सर आपने जो फॉलो किया वो सर बता दीजिए। या बुक्स तो सब वही स्टैंडर्ड बुक्स रहती है, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम होता है, बेसिक एनसीईआरटीज़ होती हैं हिस्ट्री के लिए, एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस होता है या फिर पीएमएफ आईएएस होता है, इकोनॉमी के लिए मैं रमेश सिंह भी पढ़ा, मैं मृणाल भी पढ़ा,
और कौन सा सब्जेक्ट रहता है, जियोग्राफी के लिए मैं मुनाल जो है उनकी वीडियोस हैं यूट्यूब पे फ्री, वो मैंने किया था। एनसीईआरटीज़ की थी 11th क्लास की, 12th क्लास की। और आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया सर की एक किताब आती है उसको किया था सेलेक्टिवली, और एक एनसीईआरटी आती है फाइन आर्ट्स की, वो की थी। उसके अलावा तो बाकी जो है कुछ प्रीलिम्स के लिए तो यही है, बाकी तो मेंस का सिलेबस रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब वही सब बुक्स होती हैं, सब स्टैंडर्ड बुक्स सबको पता होता है। बस फ़र्क होता है कि कौन किसको कैसे पढ़ रहा है बस। सर किसी टॉपिक की सर अंडरस्टैंडिंग सर अलग चीज़ होती है, और सर किस चीज़ को सर कैरी करना सर याद करके वो सर अलग होता है, कहीं ना कहीं सर रिवीजन से आता है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रिवीजन की सर टेक्निक क्या होनी चाहिए जो एस्पिरेंट सर फॉलो कर सकें, किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए? देखिए, मैं रिवीजन में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं रिवीजन में बहुत ज़्यादा पुअर था। मुझे नई चीज़ें पढ़ने में मज़ा आता था, इसलिए मैं जैसे मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ा। मैं रिवीजन में कभी अच्छा नहीं था, मुझे कभी अच्छा नहीं लगता था रिवीजन, और मुझे नहीं पता भाई कि कैसे करना चाहिए रिवीजन, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें। ओके सर, मेंस की बात करा जाए तो सर प्रीलिम्स में कितने भी मार्क्स सर आ जाए, लेकिन सर मेंस में सर आंसर राइटिंग स्किल सर बहुत मैटर करता है सर। तो सर आंसर राइटिंग सर कैसे सर बेहतर किया जाए, कैसे उसको सर डेवलप किया जाए उस स्किल को? अगेन सेम आंसर, मैंने बहुत कम आंसर राइटिंग किया है, भगवान की दुआ से मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई स्ट्रेटजी बनाया बहुत ज़्यादा, या मैंने बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग की। मैंने कुछ ही टेस्ट लिखे हैं पिछले अटेम्प्ट में भी और इस अटेम्प्ट में भी। बट कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं आंसर राइटिंग की, जैसे कि जो क्वेश्चन में पूछा है वही लिखा जाए, इधर उधर ना भागा जाए, प्रॉपर इंट्रोडक्शन प्रॉपर कंक्लूजन हो, और डिफरेंट डायमेंशंस ऐड की जाएँ आंसर्स में, डेटा से सब्सटेंशिएट किया जाए, रिपोर्ट्स लिखी जाएँ। तो जो क्या बोलते जो आंसर का फॉर्मेट होना चाहिए वो सही होना चाहिए। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, नंबर ऑफ़ पेजेस जो होते हैं उनको भरने की कोशिश करें, बस यही सब रहता था। बाकी मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने नहीं किया, तो इस बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि ये कैसे करना चाहिए। सर आप जो सर आंसर लिखते थे सर, उसका सर स्टाइल क्या होता था, पैराग्राफ, फॉर्म, बुलेट, सर किस में ज़्यादा मतलब आप आंसर को सर लिखते थे? देखो, मैं ऐसा कुछ बना के नहीं गया था पहले से कि मुझे इसमें लिखना है उसमें लिखना है। जहाँ पे लगता था कि ये पॉइंट्स में अच्छा लिखेगा वो पॉइंट्स में लिख देता था। जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ़ डायमेंशंस मेरे पास होती थी, ज़्यादा नंबर ऑफ़ पॉइंट्स होते थे, उनमें पॉइंट्स में लिख देता। अब अगर मेरे पास एक क्वेश्चन में एक ही पॉइंट है, उसको मैं पॉइंट में नहीं लिख सकता, उसे मुझे पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। तो वो मिक्स रहता था कि कहीं पे पैराग्राफ, कहीं पे बुलेट पॉइंट्स, इस तरह से। ओके सर, स्टैटिक पार्ट सर और जो करेंट वाला सर पार्ट्स होता है सर, उसको सर इंटरलिंक सर करने की बात होती है कि सर उसको सर कनेक्ट करना होता है। उसके लिए सर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एस्पिरेंट की सर? देखो, बाकी स्ट्रेटजी का मुझे नहीं पता, मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने क्या किया। आप ही सर अपने स्ट्रेटेजी बताइए। तो नहीं, उसे वो एक स्ट्रेटजी तो बहुत भारी भरकम वर्ड लगता है ना। ऐसा कुछ सोच के नहीं कि भाई ये मेरा स्ट्रेटजी, ऐसा नहीं रहता था। बट न्यूज़पेपर में पढ़ता था उसको ठीक से, कि कोई अगर एडिटोरियल आता था, कोई न्यूज़ आता था, उसका बैकग्राउंड पढ़ता था, कोशिश करता था कि उसका मुझे पूरा अच्छे से समझ आए। जैसे कि अगर कहीं पे कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है, कोई इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई एडिटोरियल आता है, तो पढ़ने की कोशिश करता था कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका बैकग्राउंड पढ़ा जाए, उसके इश्यूज़ चैलेंजेस पढ़े जाएं। अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशंस था किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में, तो पढ़ा जाए उसके बारे में। कोई रीजन में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसकी लोकेशन देखी जाए, थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ा जाए उसका। तो ये इस तरह से स्टैटिक भी कवर होता है और करंट भी कवर होता है। आपने पहले पूछा था कि रिटेंशन कैसे किया जाए, तो ये रिटेंशन में ये मदद करता है आपका कि आप जब कंटेक्स्ट में चीज़ें पढ़ते हैं, जब आपको समझ आती हैं चीज़ें, अगर आपने एंटी डिफेक्शन पढ़ा है या फिर WTO पढ़ा है, आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, तो उसको इंटरलिंक कीजिए वहीं पे, तो आपको चीज़ें कंटेक्स्ट में समझ आएंगी। और चीज़ें जब कंटेक्स्ट में समझ आती है, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ आता है, तो लंबे टाइम तक दिमाग में रहती है, और वो चीज़ें आप रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। जब आप मेंस लिखे या इंटरव्यू, तो क्या मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे, बट प्रीलिम्स में और मेंस में आप उनको रेप्लिकेट भी कर सकते हैं अगर आपने समझ के पढ़ा है तब। ओके सर, कोचिंग की थोड़ी सी सर बात कर लेते हैं। सर कोचिंग कितनी सर इंपॉर्टेंस भूमिका है? सर आपने यदि कोचिंग किया है सर, उससे आपको सर कितना बेनिफिट मिला? और सर कोचिंग यदि ना करे, कोई एस्पिरेंट मान के सर रिमोट एरिया में रहते हैं, डिप्राइव्ड है सर, उनके पास पैसे नहीं है दिल्ली आने के लिए, सर क्या पॉसिबल है कि नहीं? मेरे हिसाब से तो कोचिंग, अगर किसी को समझ नहीं आ रहे हैं कोर सब्जेक्ट, बेसिक सब्जेक्ट, तो कोचिंग कर लेनी चाहिए अगर कर सकते हैं। बाकी मुझे तो लगता है कि कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि जब कोचिंग करेंगे तभी निकलेगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि खुद से भी पढ़ाई की जा सकती है, इजी सब्जेक्ट्स हैं सब। और मैंने तो कोचिंग लिया था, पर मुझे ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिशियल लगा हो। मैं तो अपना पूरा सारा खुद से ही पढ़ के किया है। मैं अपना ऑप्शनल का भी लिया था कोचिंग, बट उसमें मैंने खुद को जो सेल्फ स्टडी है उसको ज़्यादा महत्वता मैंने दी। और जहाँ तक बात कोचिंग की है, तो
प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए काफ़ी, और कोशिश की बढ़ाने की। जो मॉक इंटरव्यूज़ को अगर आप कोचिंग बोले तो कोचिंग बोल सकते हैं, नहीं तो जो भी आप बोले उसको बोलें। तो उससे पर मेरे मार्क्स नहीं बढ़े। मेरे पिछली बार 146 थे, इस बार 154 थे। तो उस स्टेज पे तो मेरा ये एक्सपीरियंस था। बाकी मेंस में मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी, कुछ टेस्ट लिखे थे। पिछली बार 3-4 टेस्ट लिखे थे, इस बार भी 3-4 टेस्ट लिखे थे। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बेनिफिट हुआ वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मेरा नेचुरल था आंसर राइटिंग का, मैंने वही किया। और प्रीलिम्स में तो यार कोई कोचिंग मुझे तो नहीं लगता कि कोई काम आने वाली है। उसमें तो आप कैसे पढ़ रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि कोचिंग वाले आपको कुछ बताएं। ओके सर, एक टीवीएम की सर सीरीज आई थी सर, एस्पिरेंट लाइफ में भी सर आपने हो सकता है देखा हो सर, नहीं देखा सर आपने, लेकिन सर एस्पिरेंट लाइफ उसमें सर प्लान बी की बात कही जाती है। यूपीएससी सर सिर्फ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, अनप्रिडिक्टेड सर यूनिक परस्यूट ऑफ स्पेल द करियर कर सकते हैं सर। उसके बाद में अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन भी कर सकते हैं सर। प्लान बी की उसमें सर बात कही जाती है सर। आप प्लान बी के बारे में सर आपका क्या ख्याल है? एस्पिरेंट को सर आप कोई सजेशन देना चाहेंगे कि हाँ यूपीएससी के अलावा प्लान बी लेकर चलना चाहिए कि नहीं लेकर चलना चाहिए? यार मुझे तो लगता है प्लान भी लेके चलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है यूपीएससी। तो मैंने भी स्टेट पीसीएस दी है अपने उत्तर प्रदेश की, मेरा नहीं निकल पाया, प्रीलिम्स ही नहीं हुआ उसमें। फिर मैंने असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ होता है, मैंने वो दिया 2019 में, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, उसमें मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली। तो मेरे हिसाब से तो रखना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस कि आपको सिर्फ आईएएस ही बनना है या फिर आपको सिर्फ सिविल सर्विसेज में ही जाना है। अगर आपका ये है कि इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है, तो भाई अपना आपका पर्सनल है। बाकी थोड़ा अनसर्टेन है यूपीएससी, इतनी सारी स्टेजेस है, कहीं पे भी फिसल सकते हैं, पीछे फिसलते हैं तो सीधे सीढ़ी से नीचे आके गिरते हैं। तो प्लान भी रखने में मुझे तो लगता है कि फ़ायदा है। लास्ट क्वेश्चन आपसे सर, जो भी एस्पिरेंट सर आपको सुन रहे हैं सर, उनके लिए सर 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही बोलेंगे कि बढ़िया से पढ़ें, चीज़ों को समझ के पढ़ें, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखें उन चीज़ों की, रादर देन रीडिंग करें। वही चीज़ सारी स्टेजेस पे काम आती है। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें, और थोड़े से सर डीमोटिवेट हो तो क्या करें? थोड़ा सा इसको मेंशन कर दें। थोड़ा सा रियलिस्ट बने। रियलिस्ट में अब रियलिस्ट से मतलब ये है कि भाई यूपीएससी अनसर्टेन है, सबको पता है कि अगर आपका नहीं निकलता है तो आप ये ना समझे कि आप डिज़र्व नहीं करते। आप ये समझे कि आपसे कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो, प्रीलिम्स में आपका 1-2 सवाल इधर उधर हो गया हो, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें और थोड़ा सा रियलिस्टिक व्यू रखें कि नहीं हुआ है तो आपकी कमी नहीं है, कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं एग्ज़ाम में। तो अगर नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि आप डिज़र्व नहीं करते हैं, थोड़ी मेहनत करें, और अगर कोई गलती है तो उसको सुधारें और लगे रहें बस। अगर लग सकते हैं तब, अगर कोई दिक्कत है तो आप अपना प्लान भी देखें। ओके, थैंक यू सो मच यस चौधरी सर, कि आपने बहुत अच्छे से अपने स्ट्रेटेजी सर और स्ट्रगल सर बताया। सर आपकी 6ठी रैंक है सर, आप आईएएस बनने जा रहे हैं सर। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, और हमें सर पूरी सोसाइटी को सर उम्मीद है कि आप जिस भी सेवा में जा रहे हैं सर, वहाँ जो निचले तबके के लोग हैं सर, वंचित वर्ग है सर, उनके लिए सर अच्छे नीति निर्माता सर, अच्छे भाग्य विधाता के तौर पर सर आप काम करेंगे सर। शुक्रिया सर, आपको उज्जवल भविष्य कामना करता है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और भाग्य विधाता वाली बात गलत है, ये कोई किसी का भाग्य विधाता नहीं सर होता नीति है। निर्माता। नीति निर्माता बोल सकते हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, लोगों की सेवा करने की कोशिश करेंगे। ओके सर, थैंक यू। दोस्तों, हम हमारे साथ यक्स सर के पिताजी और भैया हैं, इनसे जानेंगे कि कितना प्राउड मोमेंट है इनके लिए। इनसे पूछेंगे कि आप सबके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। अंकल जी, सबसे पहले सर इतने अच्छे पोस्ट पे आए हैं, इतनी अच्छी रैंक लेकर आए हैं, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। आप किसान हैं और आपको ऐसा लगा था कि आपका बेटा एक दिन इतना बड़ा पोस्ट पे जाएगा, अफसर बनेगा? हाँ, लग रहा था, शुरू से ही लग रहा था, पढ़ने में शुरू से ही तेज था। आपने तालीम कैसे दी थी इनको? मैं तालीम शुरुआत के दिनों में बचपन में कैसे आपने? शुरू से ही तेज था, मैं तालीम की जरूरत ही ना पड़ी ऐसा कहने के लिए, अपने आप ही पढ़ता था। पढ़ने में कैसे थे बचपन में? बचपन से ही होशियार था, बहुत होशियार था, बहुत पढ़ाई होशियार, वढ़ाई में बहुत होशियार। बहुत होशियार था शुरू से ही। इनके सब बहुत सारा बेटा आपको सुन रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है कि सबको मेहनत करनी चाहिए, बगैर मेहनत के कहीं भी कुछ नहीं है। और जो पिताजी लोग सुन रहे हैं उनके लिए क्या कहना है आपको? बस यही है, मेहनत जरूरी है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं हो कुछ नहीं है, मेहनत बगैर कुछ नहीं है। सकता। भैया आप हमारे साथ में, भैया बिजनेस करते हैं, भैया आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, ज़िंदगी का सबसे अच्छा पल है ये, इससे अच्छा तो कभी आज तक लगा भी नहीं, इतना अच्छा फील हो रहा है ये। हाँ जी। आप दोनों भाइयों में कभी नोक झोंक वगैरह होती थी कि नहीं? अभी हाल फिलहाल का तो ऐसा कभी याद नहीं है, पर होती नहीं कभी। कभी बचपन में ज़्यादा हुई हो तो अलग बात है, वैसे तो होती नहीं है ऐसा कुछ। आपने इनको कैसे, सर को आपने कैसे सपोर्ट किया, मतलब बड़े भाई होने के नाते? देखिए, सपोर्ट तो किया ही है जितना हो सकता है, अब तो सपोर्ट का फर्ज भी है, तो किया ही जाता है सपोर्ट, तो जितना भी हो हमसे किया हमने, अब मेहनत तो सारी इसी की है। हाँ जी।
कितने सर इंटेलिजेंट थे, ब्रिलियंट थे बचपन के दिनों में। बचपन के दिनों में आप इनको याद करते हैं, आज देखते हैं आईएएस बन के 6ठी रैंक लेके आए, इतनी अच्छी पोस्ट पे इतनी अच्छी रैंक लेके आए हैं। तो बचपन की बातें जब याद करते हैं तो आपको कैसा फील होता है? इमोशनल फील होता है? हाँ जी, होता है, बिल्कुल होता है, सही बात है आपकी, अच्छा फील होता है। हाँ जी। सर के जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट तैयारी करते हैं, उनके बड़े भाई भी होंगे, तो उन बड़े भाई से आपका क्या रिक्वेस्ट है? रिक्वेस्ट तो ऐसा ये है कि भाई जो भी हो अपना ध्यान रखो, जैसे भी अपना सपोर्ट हो सकता है, जितना हो सकता है दो उन्हें सपोर्ट, बाकी आगे तो भाई उन्हीं को करना है जितना जो कुछ होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कितना प्राउड वाला मोमेंट होता है कि किसी फैमिली में आईएएस बनना, आईपीएस बनना, यूपीएससी क्रैक करना। डेफिनेटली ये मोमेंट आप अपनी फैमिली को फील करवा सकते हैं ये काम करके। थैंक यू सो मच।